अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर मौजूद कुछ प्राचीन निर्माण ऐसे हैं जिन्हें देखकर आज की आधुनिक तकनीक भी चुप हो जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इतिहास हमें बताता है कि पुराने इंसानों के पास सीमित औजार थे, लेकिन पहाड़ों को काटकर बनाए गए मंदिर, समुद्र के नीचे छुपे ढांचे और जमीन के भीतर बसे पूरे के पूरे शहर इस कहानी को अधूरा साबित करते हैं। आज हम ऐसे ही रहस्यमय निर्माणों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हर पत्थर एक सवाल है और हर जवाब एक नई उलझन पैदा करता है। नंबर 1, गुणुंग पडांग, जावा। इतिहास से भी पुरानी पिरामिड का विवाद। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित गुणुंग पडांग को सदियों तक स्थानीय लोग एक साधारण सी पवित्र पहाड़ी मानते रहे। यहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान में आते थे और ऊपर बिखरे पत्थरों को किसी रहस्यमय शक्ति से जोड़ते थे। बाहर से देखने पर यह जगह वास्तव में एक सामान्य पहाड़ी जैसी ही लगती है, जिसकी चोटी पर कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं। लंबे समय तक किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस पहाड़ी के भीतर कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो पूरी मानव सभ्यता की समय रेखा पर सवाल खड़े कर दे। साल 2010 में इस जगह की कहानी तब बदल गई जब भूवैज्ञानिक यहाँ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पहुंचे। उनका मकसद था क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना। इसके लिए उन्होंने जमीन के भीतर झांकने वाले विशेष रडार उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो डेटा सामने आया वह उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उपकरणों ने संकेत दिया कि यह पहाड़ी अंदर से खोखली नहीं बल्कि परत दर परत बनी एक विशाल संरचना है, जिसका स्वरूप किसी साधारण प्राकृतिक टीले से मेल नहीं खाता। जब वैज्ञानिकों ने और गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें पत्थरों के बीच फांसी जैविक सामग्री मिली। इस सामग्री का रेडियो कार्बन परीक्षण कराया गया और यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में इन गहरी परतों की उम्र लगभग 20,000 साल बताई गई। यह सुनकर वैज्ञानिक समुदाय भी चौंक गया। 20,000 साल पहले का समय वह माना जाता है जब इंसान शिकार और फल फूल इकट्ठा करके जीवन यापन करता था। उस दौर में न तो स्थायी शहरों की कल्पना थी और न ही विशाल निर्माण परियोजनाओं की। इस दावे के सामने आते ही इंटरनेट और वैकल्पिक इतिहास के समर्थकों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने गुणुंग पडांग को दुनिया की सबसे पुरानी पिरामिड घोषित कर दिया। किसी ने इसे अटलांटिस जैसी किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का प्रमाण बताया, तो किसी ने दावा किया कि यह किसी महाविनाश से पहले की अत्याधुनिक संस्कृति का अवशेष है। सवाल उठाया गया कि अगर मिस्र के पिरामिड से भी हजारों साल पहले ऐसी संरचना मौजूद थी, तो फिर हमें मानव इतिहास को नए सिरे से लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती उत्साह शांत हुआ, वैज्ञानिकों ने ज्यादा संतुलित तस्वीर पेश की। भूवैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पाए जाने वाले लंबे एक जैसे आकार के पत्थर असल में स्तंभाकार बेसाल्ट हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ज्वालामुखी लावा ठंडा होने पर सीधी लगभग समान आकृति वाली दरारों में टूट जाता है। यानी इन पत्थरों को किसी मशीन या उन्नत तकनीक से काटा नहीं गया था, बल्कि प्रकृति ने खुद इन्हें इस रूप में तैयार किया था। फिर भी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि प्राचीन लोगों ने इन भारी भरकम पत्थरों को पहचाना, उन्हें इकट्ठा किया और पहाड़ी की ढलानों पर इतनी व्यवस्थित तरीके से कैसे जमाया। हजारों स्तंभाकार पत्थरों को बिना पहिए, बिना धातु के औजारों और बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के एक जगह लाना आसान काम नहीं था। यह निर्माण किसी एक व्यक्ति या एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले सामूहिक प्रयास का परिणाम लगता है। गुणुंग पडांग की सबसे बड़ी पहेली लेजर, मशीन या किसी खोई हुई तकनीक में नहीं छिपी है, बल्कि मानव समाज की संगठन क्षमता में छिपी है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि शुरुआती इंसान केवल आदिम और असंगठित नहीं था। उसके पास भले ही आधुनिक औजार न हो, लेकिन उसके पास सहयोग, धैर्य और एक साझा उद्देश्य के लिए पीढ़ियों तक काम करने की क्षमता थी। शायद यही वजह है कि गुणुंग पडांग आज भी खड़ा है, एक ऐसी चुनौती के रूप में जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पूर्वजों को कितना कम आंकते आए हैं।
नंबर 2, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। एक ही चट्टान से निकला 9 मंजिला चमत्कार। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर को देखकर सबसे पहले दिमाग यही मानने से इनकार कर देता है कि यह कोई इमारत है। आमतौर पर इंसान इमारतों को नीचे से ऊपर बनाता है, पहले नींव, फिर दीवारें और आखिर में छत। लेकिन कैलाशनाथ मंदिर इस पूरे तर्क को उलट देता है। यह मंदिर किसी पत्थर को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काट काट कर निकाला गया है। यानी जो कुछ आप देखते हैं वह जोड़ नहीं बल्कि हटाने का नतीजा है। यह मंदिर आकार में लगभग 9 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और पूरी तरह एक ही पत्थर का है। इसमें खंभे हैं, विशाल सभा मंडप हैं, हाथियों और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इतनी बारीक नक्काशी है कि आज भी शिल्पकार देखकर हैरान रह जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब एक ठोस बेसाल्ट चट्टान से निकाला गया। इतिहासकारों के अनुसार इस निर्माण में लगभग 2 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया था। अगर इस पत्थर को रेल के डिब्बों में भरा जाए तो ट्रेन की लंबाई कई दर्जन किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। आधिकारिक इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ और इसे पूरा करने में लगभग 18 साल लगे। यहीं से गणित शुरू होता है जो कई लोगों को परेशान करता है। अगर 2 लाख टन पत्थर को 18 साल में हटाया गया तो इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 30 टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया, वह भी बिना छुट्टी, बिना बारिश या गर्मी की परवाह किए। और यह सिर्फ पत्थर हटाने की बात है, इसमें नक्काशी, योजना और कलात्मक काम शामिल ही नहीं है। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि साधारण हथौड़े और छेनी से ऐसा करना असंभव है। इंटरनेट पर तरह तरह के दावे मिलते हैं। कहीं कहा जाता है कि प्राचीन भारत में कोई खोई हुई उन्नत तकनीक थी, कहीं विशाल मशीनों के निशान होने की बात होती है, तो कहीं ध्वनि तरंगों या पत्थर को नरम करने वाली किसी रहस्यमयी विधि का जिक्र किया जाता है। कुछ लोग तो इसे बाहरी ज्ञान या किसी प्राचीन उच्च सभ्यता से भी जोड़ देते हैं। लेकिन जब इंजीनियर और पुरातत्वविद इस मंदिर को ध्यान से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। वे बताते हैं कि निर्माण की सबसे बड़ी चालाकी उसकी दिशा में छिपी है। मंदिर को ऊपर से नीचे काटा गया, जिससे मजदूरों को पत्थर उठाकर ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुत्वाकर्षण उनके पक्ष में था। जो पत्थर काटा गया वह सीधे नीचे गिराया गया। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हुई। जहां तक औजारों की बात है, प्राचीन कारीगरों ने पत्थर तोड़ने के लिए धातु के वेज और लकड़ी के कीलों का इस्तेमाल किया। चट्टान में छेद किए जाते, उनमें सूखी लकड़ी डाली जाती और फिर पानी डाला जाता। लकड़ी फूलकर इतनी जोरदार ताकत पैदा करती कि पत्थर ठीक उसी रेखा पर टूट जाता जहां कारीगर चाहते थे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ का नतीजा था। कैलाशनाथ मंदिर की असली ताकत किसी रहस्यमयी तकनीक में नहीं, बल्कि संगठन और अनुशासन में छिपी है। हजारों कारीगर, मूर्तिकार और मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही योजना पर काम करते रहे। एक छोटी सी गलती पूरे मंदिर को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए हर कट, हर मूर्ति और हर खंभा पहले दिमाग में तराशा गया, फिर पत्थर में उतारा गया। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन इंसान तकनीक के मामले में भले ही सीमित था, लेकिन धैर्य, योजना और सामूहिक मेहनत में वह असाधारण था। कैलाशनाथ किसी खोई हुई मशीन का नहीं, बल्कि मानव इच्छा शक्ति और अनुशासन की चरम सीमा का स्मारक है। नंबर 3, योनागुनी स्मारक, जापान। समुद्र के नीचे छिपी जापानी अटलांटिस की पहेली। जापान के सबसे पश्चिमी छोर पर योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दशकों से उलझा रखा है। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1986 में, जब एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो अराताके इन पानियों में शार्क देखने के लिए गोता लगा रहा था। लेकिन शार्क की जगह उसकी नजर समुद्र की तलहटी पर खड़ी एक विशाल सीढ़ी नुमा संरचना पर पड़ी। जो उसने देखा वह किसी प्राकृतिक चट्टान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी प्राचीन किले या पिरामिड जैसा प्रतीत हो रहा था।
समुद्र के भीतर फैली यह संरचना आकार में चौंकाने वाली है। इसकी लंबाई लगभग 150 मीटर और चौड़ाई करीब 40 मीटर मानी जाती है। इसमें सीधी सीधी सीढ़ियां, सपाट छत जैसी सतहें और लगभग समकोण पर कटे हुए कोने दिखाई देते हैं। कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है मानो पत्थरों को जानबूझकर तराशा गया हो। यही वजह है कि इसे देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या यह प्रकृति की बनाई हुई आकृति है या फिर किसी प्राचीन सभ्यता का डूबा हुआ शहर? जब इस खोज की खबर दुनिया में फैली तो इसे जापानी अटलांटिस कहा जाने लगा। वजह भी साफ थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में समुद्र का स्तर इतना नीचे आखिरी बार लगभग 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान था। अगर यह संरचना सच में मानव निर्मित है तो इसका मतलब होगा कि यह मिस्र के पिरामिडों और सुमेर की सभ्यता से भी कई हजार साल पुरानी है। यह विचार ही मानव इतिहास की पूरी कहानी को उलट देता है। वैकल्पिक इतिहास के समर्थकों ने तुरंत दावे शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रशांत महासागर में डूबे हुए मू नामक महाद्वीप का अवशेष है, जिसे कई लोग अटलांटिस के समान मानते हैं। कुछ लोग यहां पत्थरों में दिखने वाले गोल छेदों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें वे खंभों के आधार मानते हैं। वहीं कुछ आकृतियां दूर से देखने पर कछुए या मानव चेहरे जैसी लगती हैं, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन भूवैज्ञानिक इस उत्साह पर पानी डालते हैं। उनका कहना है कि योनागुनी की चट्टानें मुख्य रूप से सैंडस्टोन और आर्जिलाइट से बनी हैं, जिनमें एक खास गुण होता है। वे प्राकृतिक दबाव और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सीधी रेखाओं में टूटती हैं। समुद्र की तेज धाराएं और हजारों साल की घिसाई छोटे टुकड़ों को बहा ले जाती हैं, जबकि बड़े पत्थर सपाट और कोणीय रूप में रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म जैसी आकृतियां दिखने लगती हैं, जो असल में प्राकृतिक होती हैं। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सच्चाई शायद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं है। संभव है कि प्रकृति ने यहाँ एक मजबूत सीढ़ीनुमा आधार तैयार किया हो और बाद में प्राचीन मानव समुदायों ने इसका इस्तेमाल किया हो। वे इन प्राकृतिक प्लेटफॉर्मों को समतल करते रहे हों, कुछ किनारों को तराशा हो और इसे किसी धार्मिक स्थल या सभा स्थान की तरह प्रयोग किया हो। योनागुनी स्मारक की यही अनिश्चितता इसे इतना आकर्षक बनाती है। यह न पूरी तरह मानव निर्मित साबित हो पाया है और न ही पूरी तरह प्राकृतिक घोषित किया जा सका है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि समुद्र अब भी धरती के सबसे बड़े रहस्यों का प्रहरी है। हो सकता है इसके नीचे आज भी ऐसी कई संरचनाएं छिपी हों जो हमारे अतीत के बारे में वह सब कुछ बता दें, जिसे हम अब भी समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। नंबर 4, डेरिनक्यू, भूमिगत शहर, कप्पादोकिया, जमीन के नीचे 18 मंजिल जिंदा रहने की कहानी। तुर्की के कप्पादोकिया क्षेत्र में स्थित डेरिनक्यू ऐसा स्थान है जिसकी खोज किसी पुरातात्विक अभियान से नहीं, बल्कि एक आम इंसान के घर के नवीनीकरण से हुई। साल 1963 में एक स्थानीय व्यक्ति अपने घर के तहखाने की मरम्मत कर रहा था, जब उसने एक दीवार तोड़ी और उसके पीछे अंधेरे में जाता हुआ एक संकरा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य का प्रवेश द्वार था जिसे देखकर बाद में पहुंचे पुरातत्वविद भी सन्न रह गए। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि यह जगह कुछ गिनी चुनी गुफाएं नहीं, बल्कि एक पूरा भूमिगत शहर है। डेरिनक्यू जमीन के नीचे लगभग 18 मंजिल तक फैला हुआ है और इसकी गहराई करीब 85 मीटर तक जाती है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ एक साथ लगभग 20,000 लोग रह सकते थे, वह भी अपने पशुओं के साथ। अंधेरे में बसा यह शहर अपने आप में एक पूरी दुनिया था, जहां रहने, खाने, पूजा करने और काम करने के लिए हर व्यवस्था मौजूद थी। इस भूमिगत शहर में स्कूल, पूजा स्थल, शराब और तेल बनाने के प्रेस, अनाज के भंडार और जानवरों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी गहराई में भी हवा की कोई कमी नहीं थी। यहाँ सैकड़ों वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए थे,
जो ऊपर की सतह से ताजसी हवा नीचे तक पहुंचाते थे। इन शाफ्ट्स को इस तरह छिपाया गया था कि बाहर से कोई दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान न सके। यही नहीं, डेरेनकुयू की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद चौंकाने वाली थी। इसके गलियारे जानबूझकर इतने संकरे बनाए गए थे कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही चल सके। कई जगहों पर विशाल गोल पत्थर रखे गए थे जिनका वजन आधा टन तक था। खतरे की स्थिति में इन पत्थरों को गलियारों में लुढ़काकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। खास बात यह थी कि ये दरवाजे केवल अंदर से ही खोले जा सकते थे। इससे साफ होता है कि यह जगह किसी आपात स्थिति के लिए बनाई गई थी। कई लोग मानते हैं कि इतना बड़ा भूमिगत शहर किसी वैश्विक तबाही से बचने के लिए बनाया गया था। कुछ इसे किसी प्राचीन परमाणु युद्ध या आकाश से आए खतरे से जोड़ते हैं। संकरी सुरंगें और भारी पत्थर के दरवाजे इन अटकलों को और हवा देते हैं। सवाल उठता है कि आखिर लोग किससे इतना डरते थे कि उन्होंने जिंदगी जमीन के नीचे बसा ली। इतिहासकार इस रहस्य को ज्यादा जमीन से जुड़ी वजहों से समझाते हैं। कप्पादोकिया का इलाका सदियों तक युद्धों और आक्रमणों का केंद्र रहा। कभी रोमन सेनाएं, कभी अरब आक्रमणकारी और बाद में मंगोल हमले। यह क्षेत्र लगातार खतरे में रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों ने यहाँ की नरम ज्वालामुखी चट्टान, जिसे टप कहा जाता है, का फायदा उठाया। यह पत्थर जमीन के भीतर रहते हुए आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। इस गुण ने इसे आदर्श निर्माण सामग्री बना दिया। जब दुश्मन हमला करता तो पूरा समुदाय सतह से गायब हो जाता और महीनों तक जमीन के नीचे रह सकता था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता जैसे पूरा इलाका वीरान हो गया हो, जबकि नीचे जीवन सामान्य रूप से चलता रहता था। डेरेनकुयू किसी कल्पनात्मक डर का नहीं, बल्कि इंसान की जीवित रहने की जिद का स्मारक है। यह दिखाता है कि जब हालात इंसान को कोने में धकेल देते हैं तो वह जमीन के नीचे भी पूरी सभ्यता खड़ी कर सकता है। नंबर 5, नान माडोल, पोनपेई, पानी पर बसा पत्थरों का मृतकों का शहर। प्रशांत महासागर के बीचों बीच माइक्रोनेशिया का छोटा सा द्वीप पोनपेई अपने हरे भरे जंगलों और मूंगा भित्तियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी द्वीप के किनारे एक ऐसी जगह है जिसे स्थानीय लोग सूरज ढलते ही छोड़ देने की सलाह देते हैं। इस स्थान का नाम है नान माडोल। दिन के उजाले में यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार लगता है, लेकिन रात में लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पुराने शासकों की आत्माएं जाग उठती हैं। शायद इसी डर और रहस्य ने इसे मृतकों का शहर नाम दिलाया। नान माडोल दुनिया का इकलौता ऐसा प्राचीन शहर है जो ठोस जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बनाया गया है। यह 92 कृत्रिम द्वीपों का एक जाल है जिन्हें नहरों से जोड़ा गया है। इसी वजह से इसे प्रशांत महासागर की वेनिस भी कहा जाता है। लेकिन यह तुलना सिर्फ बनावट तक सीमित है, क्योंकि यहाँ रोमांस नहीं बल्कि भारी भरकम शक्ति और नियंत्रण की भावना महसूस होती है। पानी के बीच खड़े इन द्वीपों पर बनी दीवारें 8 मीटर तक ऊंची हैं और इन्हें बेसाल्ट की विशाल स्तंभाकार शिलाओं से बनाया गया है। इन पत्थरों का आकार और वजन ही इस जगह को रहस्यमय बना देता है। हर एक पत्थर का वजन 5 से लेकर 50 टन तक माना जाता है। अनुमान है कि पूरे नान माडोल के निर्माण में करीब 7.5 लाख टन पत्थर इस्तेमाल हुआ। तुलना करें तो यह मात्रा मिस्र की महान पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों के बराबर बैठती है। फर्क बस इतना है कि जहां मिस्र में लाखों की आबादी और संगठित राज्य था, वहीं पोनपेई द्वीप पर उस समय मुश्किल से 25,000 लोग रहते थे। न उनके पास धातु के औजार थे, न पहिए, न कोई जटिल मशीन। यही वजह है कि सदियों से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा गया, कैसे समुद्र के रास्ते लाया गया और कैसे इतनी सटीकता से पानी के ऊपर जमाया गया। स्थानीय किंवदंतियां इस सवाल का जवाब जादू में खोजती हैं। कहा जाता है कि 2 भाई अलासोप और अलासिप समुद्र पार से आए और अपने जादुई संगीत से पत्थरों को हवा में उड़ाकर यहाँ ले आए। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इंसानी ताकत से यह काम संभव ही नहीं था।
20वीं सदी की शुरुआत में इस रहस्य ने और डरावना मोड़ लिया। 1907 में द्वीप पर शासन कर रहे एक विदेशी अधिकारी ने स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद यहां एक शाही समाधि खोलने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने भीतर असामान्य रूप से बड़े कंकाल देखे, लेकिन अगले ही दिन उसकी रहस्यमय मौत हो गई। इस घटना ने नान माडोल के अभिशाप की कहानी को और मजबूत कर दिया। वैज्ञानिक इस डर और जादू की व्याख्या ज्यादा व्यावहारिक तरीके से करते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि पत्थरों को जमीन के बजाय समुद्र के रास्ते लाया गया। बड़े बड़े बेड़ों के नीचे पत्थरों को बांधकर पानी में तैराया गया, जहां उनका वजन कुछ कम महसूस होता है। फिर ढलान और लीवर जैसी साधारण तकनीकों से इन्हें धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन असंभव नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नान माडोल का उद्देश्य शायद धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक था। इसे बनाने वाली साउडेलर वंश ने स्थानीय मुखियाओं को यहां बसने का आदेश दिया। सुनने में यह सम्मान जैसा लगता है, लेकिन असल में यह नियंत्रण का तरीका था। इन कृत्रिम द्वीपों पर न तो मीठे पानी के स्रोत थे और न खेती की सुविधा। हर चीज मुख्य द्वीप से नावों के जरिए आती थी। इसका मतलब था कि सम्राट जब चाहे किसी भी विद्रोही मुखिया की आपूर्ति रोक सकता था। इस तरह नान माडोल किसी रहस्यमयी ऊर्जा संयंत्र से ज्यादा सत्ता और नियंत्रण का पत्थर से बना प्रतीक था। यह दिखाता है कि प्राचीन समाज सिर्फ पत्थर उठाना ही नहीं जानते थे, बल्कि वास्तुकला को राजनीति का हथियार बनाना भी बखूबी समझते थे। यही समझ इस जगह को आज भी डरावना और अद्भुत दोनों बनाती है। नंबर 6, सेरापियम साक्कारा, 100 टन के ग्रेनाइट ताबूत और भीतर की खौफनाक खालीपन। 19वीं सदी में जब फ्रांसीसी पुरातत्वविद ऑगस्ट मारियट ने यहां खुदाई शुरू की, तो उन्हें रेत से झांकता एक स्फिंक्स का सिर दिखाई दिया। यही सुराग उन्हें एक लंबे रास्ते तक ले गया, जिसके अंत में जमीन के नीचे सील किया हुआ एक विशाल परिसर छिपा था। जब रास्ता खोला गया तो अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। अंधेरी लंबी सुरंगों के दोनों ओर कतार में रखे थे 24 विशाल ग्रेनाइट के ताबूत। ये साधारण ताबूत नहीं थे। हर एक की लंबाई लगभग 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा और वजन 70 से 100 टन के बीच था। इनके ऊपर रखे ढक्कन भी 30 टन से कम नहीं थे। यह वही ग्रेनाइट है जिसे काटना और तराशना आज भी बेहद कठिन माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इन ताबूतों को खोला गया। इतिहासकारों को उम्मीद थी कि अंदर पवित्र अपिसबैलों की ममियां होंगी, सोना चांदी और अनुष्ठानिक वस्तुएं होंगी, लेकिन हर ताबूत के भीतर सिर्फ सन्नाटा था। न हड्डियां, न राख, न कोई अवशेष, बस पूरी तरह पॉलिश की हुई काली ग्रेनाइट की दीवारें और एक अजीब सी खालीपन की भावना। यह खालीपन ही सेरापियम की सबसे बड़ी पहेली बन गया। इन ताबूतों की निर्माण गुणवत्ता डराने वाली हद तक सटीक है। आधुनिक इंजीनियरों ने मापा और पाया कि इनके अंदरूनी कोने बिल्कुल 90 डिग्री के हैं और सतह इतनी समतल है कि उसमें इंसानी बाल जितनी भी गड़बड़ी नहीं दिखती। कल्पना कीजिए, बिना आधुनिक मशीनों के संकरे भूमिगत गलियारों में तेल के दियों की रोशनी में किसी कारीगर ने इतनी परफेक्ट पॉलिश कैसे की होगी। यहीं से वैकल्पिक सिद्धांत जन्म लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये ताबूत असल में दफनाने के लिए नहीं बने थे, बल्कि किसी तकनीकी उद्देश्य के लिए थे। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होता है जो दबाव पड़ने पर विद्युत गुण दिखाता है। इसी आधार पर यह दावा किया जाता है कि सेरापियम किसी विशाल ऊर्जा प्रणाली या किसी प्रयोगशाला का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग इसे रेडिएशन से बचाने वाले कंटेनर मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि अंदर रखी जाने वाली चीजें बाद में किसी तरह गायब हो गई। मुख्यधारा के मिस्रविद इन दावों को खारिज करते हैं, लेकिन उनके पास भी हर सवाल का जवाब नहीं है। वे मानते हैं कि ताबूत शायद अलग अलग कालखंडों में बनाए गए और बाद की पीढ़ियों ने उनका दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। दीवारों पर खुरदरे, बाद में उकेरे गए चित्र और नाम इस बात की ओर इशारा करते हैं।
लेकिन सबसे कठिन सवाल आज भी जस का तस है। इतने भारी ताबूतों को संकरे गलियारों से अंदर कैसे लाया गया, कैसे घुमाया गया और फिर जमीन से नीचे बनी जगहों में इतनी सटीकता से रखा गया। सेरापियम मिस्र का वह रहस्य है जहां तकनीक, धर्म और अज्ञात उद्देश्य एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। यह जगह आज भी साबित करती है कि प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं को समझने में हम शायद अभी बहुत पीछे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने धरती के अलग अलग कोनों में फैले उन रहस्यमय निर्माणों की यात्रा की जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्राचीन इंसान उतना साधारण नहीं था जितना हम मानते आए हैं। इन संरचनाओं को जादू या बाहरी शक्तियों पर डाल देना आसान है, लेकिन शायद सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हो सकता है हमारे पूर्वजों के पास मशीनें ना हों, लेकिन उनके पास समय, धैर्य और एक ऐसा उद्देश्य था जिसके लिए वे पीढ़ियों तक काम करने को तैयार थे। और यही बात इन पत्थरों को आज भी जिंदा रखे हुए है।